चलो साउंड चेक करें। सही आ रहा है, साउंड चेक करें। बढ़िया। चलिए सीआरबीआई का टॉपिक अपना चल रहा था वो कंटिन्यू करते हैं। आज बहुत छोटा सा पार्ट है इसका और ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट ही है। दैट इज रिलेटेड टू मॉरेटोरियम पीरियड। ठीक है, चैप्टर 15 हम देख रहे थे। लास्ट में वो टाइम लिमिट और वो सब देखा था, कब तक सीआईआरपी कंप्लीट करना है, सेक्शन 12 रेगुलेशन 40। फिर एक बीच में टाइमलाइन है, वो तो लास्ट में डिस्कस होगा। आप डायरेक्टली पेज नंबर 41 पे आ जाओ। 41 is related to declaration of moratorium and public announcement। अभी मोरेटोरियम एग्जैक्टली है क्या? रेफरेंस का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 14 है, जिसमें मोरेटोरियम को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। बेसिक बात सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर एक बार सीआईआरपी प्रोसेस शुरू हो गया या उसमें आपने एप्लीकेशन कर दिया और ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो जो कंपनी है ना वो रिवाइवल की कोशिश कर रही है। अब रिजोल्यूशन प्लान बनेगा, क्रेडिटर्स इकट्ठे होंगे, कोई एप्लीकेंट्स आएंगे जो कुछ स्कीम बताएंगे कैसे हम कंपनी को बचाएं, कैसे ट्रैक पे लाए। तो एक तरफ ये सब चीजें चल रही है, दूसरी तरफ क्या है ना, कुछ क्रेडिटर्स ये वो जिनके पैसे फंसे हुए हैं, वो ना कंपनी के ऊपर एफआईआर, अलग अलग लिटिगेशंस, अलग अलग अथॉरिटी में जाके कंप्लेंट, ये सब शुरू कर देंगे। तो वो लोग कंपनी कैसे मैनेज करेगी फिर? भाई एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं ना कि कंपनी को ट्रैक पे लाए और एक प्रोसेस चल रहा है, और वो प्रोसेस कोई छोटी मोटी जगह पे नहीं चल रहा है, ट्रिब्यूनल के पास चल रहा है। तो उसको तो पहले कंप्लीट होने दो। अब हम ये प्रोसेस संभाले, ट्रैक पे लाने की कोशिश करें, या एफआईआर के साथ डील करें, या कोर्ट केस के साथ डील करें, नोटिस का रिप्लाई करें। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि देखो भाई, जैसे सीआईआरपी इनिशिएट होगा या कमेंस होगा, बाकी सारी प्रोसीडिंग्स बंद कर दो। मतलब कोई इस कंपनी पे अभी कोई केस फाइल नहीं करेगा, इसको लीगली परेशान मत करो, शांति से उसको काम करने दो ताकि सबका भला हो। शॉर्ट टर्म में आप फटाफट अपना पैसा ले लो, क्लेम कर लो, करने जाओगे ना और नुकसान होगा, फिर लिक्विडेशन के लिए जाना पड़ेगा, तो ये नहीं करना है। तो हम लोग क्या एक मोरेटोरियम अनाउंस कर रहे हैं। मोरेटोरियम का मतलब कूलिंग ऑफ पीरियड बोलो, या ये लोग बोल रहे काम पीरियड, ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं कि भाई लिटिगेशन से ब्रेक दे दो, परेशान नहीं करना है कंपनी को, वैसे बोल दिया। ये बेसिक स्टोरी है जो आने वाली है। अब इससे रिलेटेड आपको सेक्शन की लैंग्वेज और वो सब दे रखा है। उस पॉइंट पे जाने से पहले जो कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो जनरल कंटेंट है, मैं मेन चीजें बता देता हूँ, आपको दिखती जाएंगी उसमें। पहले बोला है कि आईबीसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जैसे ही ये सीआईआरपी और ये सब कमेंट्स होगा ना, सारा जो कंट्रोल है ना वो क्रेडिटर को पास ऑन कर दो। ये आईबीसी का एक बेसिक इंटेंशन है कि देखो, कंपनी जो करना चाहती थी कर चुकी। अब उनके जो भी फिनेंसिस है वो आज क्या लेवल पे आपको पता है। तो कंपनी ने एज अ कॉर्पोरेट डेटर जो हाथ पांव मारने से मार लिए, अब जो हालत उन्होंने करनी थी कर दी। लेकिन अब जिसका पैसा फंसा हुआ है, लेट देम टेक द डिसीजन। डिसीजन मेकर्स वो होने चाहिए जो क्रेडिटर्स है। तो कंट्रोल इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम द डेटर टू द क्रेडिटर इन केस ऑफ आईबीसी। ये एक बेसिक बात है। तो जैसे ही आईबीसी की प्रोसीडिंग्स या सीआईआर की प्रोसीडिंग्स कमेंस होती है, सारा पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उठा के दे दिया जाता है आईआरपी को, क्योंकि वही है प्रोफेशनल। सारा मैटर वो हैंडल करेगा, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स बनाएगा, क्रिएटर्स उसको रीअपॉइंट करेंगे, किसी और को लाएंगे। अब डिसीजन मेकर यहाँ से हो जाएंगे क्रेडिटर्स। डेटर के हाथ से गेम निकल चुका है, बिकॉज उन्होंने जो करना था वो कर दिया। क्लियर बात समझ आई? तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। थर्ड पॉइंट में देख लो, उसमें मेंशन किया हुआ है। मेन मेन चीजें अंडरलाइन कर लो, लिख लो। लैंग्वेज बार बार नहीं पढ़नी, जो सेक्शन की लैंग्वेज है वही पढ़ेंगे, ये सब चीजें बार बार नहीं पढ़नी। इसमें क्लियर बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर है ना वो आईआरपी को शिफ्ट हो जाते हैं जैसे ही आपका सीआईआरपी कमेंस होता है। अब एक थोड़ी टेक्निकल चीज बताता हूँ इसमें। ऊपर जो चार्ट दिया हुआ ना बहुत अच्छा है, मॉड्यूल में से ही लिया है मैंने, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने दिया। उसमें बोला है सीआईआरपी इनिशिएशन डेट, और एक बोला है सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट। दो चीजें दिखेंगी ब्लॉक्स में। लेफ्ट साइड पे देखो इनिशिएशन डेट, और राइट साइड पे देखो जो एरो जा रहा है लास्ट में कमेंसमेंट डेट। दोनों में डिफरेंस है। सीआईआरपी इनिशिएट करने का मतलब जब क्रेडिटर्स एक्शन लेते हैं कि हम जा रहे हैं ट्रिब्यूनल कंप्लेंट करने, एप्लीकेशन करने, दैट इज सीआईआरपी इनिशिएशन डेट, उनकी तरफ से इनिशिएट हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन का टाइम लगाती है सोचने में कि वेदर टू एडमिट और टू रिजेक्ट। अगर वो एडमिट करती है तो आपको इंटीमेशन देती है 7 डेज के अंदर कि भाई प्रोसेस शुरू करो। अब जब उन्होंने इंटीमेशन दे दिया कि प्रोसेस शुरू करो, दैट इज कमेंसमेंट डेट, कि सीआईआरपी कमेंस हो गया। एक होता है मैंने एप्लीकेशन किया, और एक होता है अप्रूवल आ गया। तो जिस दिन मैंने एप्लीकेशन किया वो इनिशिएशन डेट ऑफ द सीआईआरपी प्रोसेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड। लेकिन जैसे ही जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो है अपनी एनसीएलटी, इन्होंने जिस दिन इसकी अथॉरिटी दे दी कि हाँ प्रोसेस शुरू करो, वो हो गया कमेंसमेंट डेट। वैसा
तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो कमेंसमेंट डेट का है कि जैसे ही सीआईआरपी कमेंस हो गया, ट्रिब्यूनल ने एक्शन ले लिया, वहां से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे पावर शिफ्ट हो जाते हैं टू द आईआरपी, और आईआरपी अब क्रेडिटर्स के कहने पे काम करेगा आगे। तो इन शॉर्ट पावर हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम द डेटर टू द क्रेडिटर। ये यहाँ से क्लियर हो जाता है वैसा। ठीक है, आगे स्टोरी वही है फिफ्थ पॉइंट में कि आईआरपी जो है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कंस्टिट्यूट करेगा, क्लेम्स मंगवाएंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, ये सब दे रखा है। तो ये स्टोरी आगे सेक्शन वाइज भी प्रॉपरली आने वाली है। बाकी ऊपर फ्लो चार्ट में भी वही स्टोरी थी, फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, देख ही रहते तो कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स है, इन्होंने डबल ए या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन किया, 14 डेज का टाइम लिया, उन्होंने एप्लीकेशन एडमिट कर ली, तो सीआईआरपी कमेंस हो गया। अब जैसे ही सीआईआरपी कमेंस हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो एक तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया। जो एप्लीकेंट गया था वो कंपनी के बिहाफ पे या क्रेडिटर्स के बिहाफ पे, उनको ट्रिब्यूनल ने भी अप्रूवल दे दिया कि अच्छा आप आए थे आईआरपी बन के, यू ओनली कंटिन्यू एज द आईआरपी, और अब आप बनाओ कमेटी, बनाओ सबके क्लेम्स मंगवाओ, आगे का प्रोसीजर करो। तो ट्रिब्यूनल का ठप्पा लग गया उस आईआरपी के ऊपर कि ट्रिब्यूनल ने भी उसको अप्रूव कर दिया। वो अभी भी आईआरपी है, इंटरिम ही है, क्योंकि इंटरिम को फुल टाइम या परमानेंट कौन बना सकता है? क्रेडिटर्स। वो स्टेज अभी आना बाकी है। अभी क्या हुआ है, क्रेडिटर्स गए हैं ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लेके, क्रेडिटर हो सकता है खुद चले जाए, या क्रेडिटर्स हो सकता है कि एक प्रोफेशनल को हायर कर ले। अगर क्रेडिटर्स ने प्रोफेशनल को हायर कर लिया तो वो भी आईआरपी है। अब वही आईआरपी ट्रिब्यूनल में गया एप्लीकेशन लेके कि मैं सर सारे क्रेडिटर्स के बिहाफ पे एप्लीकेशन लेके आया हूँ, आप इसका अप्रूवल दे दो। तो ट्रिब्यूनल ने जब अप्रूवल दिया तो ट्रिब्यूनल ने ये भी बोल दिया कि अच्छा आप ही आईआरपी बन के आए थे, हमने आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लिया, यू कंटिन्यू एज द आईआरपी। तो अपॉइंट क्रेडिटर्स ने किया था ग्रुप ने, और उसको अप्रूवल ट्रिब्यूनल ने दे दिया कि आप कंटिन्यू करो। लेकिन आगे ये आईआरपी फुल टाइम आरपी कब बनेगा? जब सारे क्रेडिटर्स इकट्ठे होकर उसको कंसेंट देंगे, तो वो स्टेज अभी आना बाकी है। तो ये पॉइंट है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम, यहीं पे कमेंसमेंट पे ही ट्रिब्यूनल जो है मोरेटोरियम डिक्लेयर कर देता है वैसा। और तीसरा पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब कि ये कंपनी का सीआईआरपी कमेंस हो चुका है, पब्लिक अनाउंसमेंट ट्रिब्यूनल करवा देती है, ट्रिब्यूनल ही करेगी अनाउंसमेंट। और इसका रेफरेंस का सेक्शन आएगा सेक्शन 15, वो भी साथ में बता रहा हूँ, पब्लिक अनाउंसमेंट वाला आगे आने वाला है। तो ये बेसिक स्टोरी है। अब इसके अराउंड पूरा आपका टॉपिक घूमता रहेगा वैसा। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे नीचे यही सब लिखा हुआ है, उसको जाने दो। अपने ना डायरेक्टली सेक्शन की लैंग्वेज पे चलते हैं, क्योंकि अगेन मॉड्यूल का कंटेंट है ना, तो थोड़ा 2-3 बार रिपीटेशन भी किया हुआ है। देखो आपको नेक्स्ट पेज पे सेक्शन मिलेगा सेक्शन 13। मैं सेक्शन वाइज जा रहा हूँ, 13, 14, 15 ये सब आने वाले हैं। 13 में ऐसा बोला कि 3 एक्शंस एनसीएलटी लेती है जैसे ही आपका सीआईआरपी इनिशिएट होता है और एडमिट हो जाता है। पहला एक्शन वही मॉरेटोरियम डिक्लेयर करना, सेक्शन 14 में। दूसरा एक्शन पब्लिक अनाउंसमेंट करना कि भाई सीआईआरपी इनिशिएट हो गया है और आप अपने अपने क्लेम्स भेज दो। मतलब यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, एक अनाउंसमेंट कर रहा है कि भाई ये कंपनी आई है, इन्होंने सीआईआरपी इनिशिएट करवाया, हमने अप्रूवल दे दिया है, नाउ दिस कंपनी इज इनटू रिजोल्यूशन प्रोसेस। आप सब में से, पब्लिक अनाउंसमेंट है, आप सब में से जिनका भी क्लेम है, आपके हिसाब से अगर आपका इस कंपनी से कोई पैसा लेना बनता है तो अपने क्लेम सबमिट करवाओ। तो आपके क्लेम्स वेरीफाई होंगे कि जो पैसा आप मांग रहे हो वो सच में देना बनता है कि नहीं। नहीं तो ऐसे लाइन लगेगी तो सब आ जाएंगे, मेरा भी इतना लेना बनता है, मेरा भी उतना लेना बनता है, तो वेरीफाई तो करने दो कि सच में आपका पैसा लेना है कि नहीं। तो पहले आपसे क्लेम्स मंगवाएंगे पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू, वो क्लेम्स वेरीफाई होते हैं। उन क्लेम्स में से लिस्ट बनती है कि कौन एक्चुअल क्रेडिटर है कंपनी का और कौन नहीं। तो जो लिस्ट फाइनल होती है ना, वही लोगों की कमेटी बनती है, और उसी को अपने आगे बोलेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो बड़ा बेसिक सा प्रोसेस है भाई। जिन जिन के पैसे लेने बाकी है, मैंने बोला भाई मुझे नाम लिखवा के जाना, आपके कितने पैसे बाकी है, मुझे नाम चाहिए। फिर मैं टैली करूंगा कंपनी के रिकॉर्ड्स में से कि सच में आपका पैसा लेना बनता है कि नहीं। और फिर जो लिस्ट फाइनल होगी वो आपको अपडेट करूंगा, और जिसका नाम होगा ना वो कमेटी का हिस्सा बनेगा। जिसका क्लेम फॉल्स है उसको हम बाहर निकाल देंगे कि आपका पैसा लेना नहीं बनता है। तो ये इंटरिम प्रोफेशनल जो है ये सारी चीजें बाद में वेरीफाई करेगा वैसा। तो ट्रिब्यूनल ने अनाउंसमेंट करवा दिया, ट्रिब्यूनल ने बोला क्लेम सबमिट कर दो, और ट्रिब्यूनल ने वो आईआरपी को भी अप्रूवल दे दिया कि भाई तू कंटिन्यू कर और सारा पेपर वर्क देख लेना हमारी तरफ से, ओके वैसा। तो ये 3 चीजें सेक्शन 13 में एनसीएलटी की तरफ से एक्शन के तौर पे ली जाती है, ये आपको बता दिया। मॉरेटोरियम, पब्लिक अनाउंसमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। ठीक है, तो सेक्शन 13 आपका कंप्लीट है। नीचे बोल दिया पब्लिक अनाउंसमेंट इमीडिएटली हो जाना चाहिए। उसके बाद मॉरेटोरियम का टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब मॉरेटोरियम में भी स्टार्टिंग में इन्होंने जनरल लैंग्वेज में चीजों को समझाया हुआ है, उसको छोड़ के अपन डायरेक्ट बेरेट की लैंग्वेज पे चलते हैं जो नेक्स्ट पेज पे। सेक्शन 14 इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। रिप्रोड्यूस मतलब इन द सेंस एक्चुअली तो ये बेरेट है, स्टार्टिंग में तो जनरल आंसर था। सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 3। 2 एंड 3 ओवरराइड करेगा, ये पीछे रहेगा अगर कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो। ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट मतलब कौन सी, जिस दिन ट्रिब्यूनल ने
अप्रूवल दिया, हाँ वो कमेंसमेंट डेट। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर डिक्लेयर मोरेटोरियम फॉर प्रोहिबिटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग नेमली, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स है, क्लॉजेज है। क्लॉज ए में बोला द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और कंटिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट डेक्री और ऑर्डर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन पैनल, अदर अथॉरिटी। देखो कितनी सारी चीजों पे ब्रेक लगा दिया, ये सब बंद कर देना। अगर कोई नया केस फाइल होगा, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। पेंडिंग केसेस को अभी रोक दो, स्टॉप कर दो उसको, ठीक है। अगर कोई जजमेंट डेक्री ऑर्डर सुना दिया गया है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बाकी है, तो उसको भी रोक दो, अभी एग्जीक्यूशन नहीं होगा बिकॉज सीआईआरपी शुरू हो चुका है। अब ये डिसीजन कोर्ट ने दिया हो, ट्रिब्यूनल ने दिया हो, मैटर आर्बिट्रेशन में चल रहा हो, कोई भी अथॉरिटी में चल रहा हो, हमने अभी बोल दिया मॉरिटोरियम मतलब मॉरिटोरियम, ब्रेक लगा दो उसको, वैसा। दूसरा पॉइंट, क्या रिस्ट्रिक्शन है? ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, एलियनेटिंग, डिस्पोजिंग ऑफ बाय द कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ इट्स असेट्स और एनी लीगल राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयरिन। ट्रांसफर, असेट ट्रांसफर करने पे रोक लगा दी। अभी भाई मॉरिटोरियम चल रहा है, सीआईआरपी लगा रखा है, तो जो प्रोसेस होगा इसी में होगा, अलग से कहीं कोई प्रॉपर्टी किसी को कंपनी की बुक्स में से पास ऑन नहीं कर सकता, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। एनकम्बरिंग का मतलब है चार्ज क्रिएट करना, ये वर्ड आपने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी, अनएनकम्बर्ड चार्जेस, ये पढ़ाया हुआ है मैंने, तो ये वही वर्ड है। एलियनेटिंग का मतलब किसी चीज को अपने से अलग करना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में वर्ड आता था एलियनेटिंग द प्रॉपर्टी, एलियनेटिंग द राइट्स। डिस्पोजिंग ऑफ का मतलब भी वही है, बोला अभी ये नहीं कर सकते। एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एनी एक्शन अंडर द सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के भी सारे मैटर अभी ब्रेक लगा दिए। सरफेसी एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी, सिक्योरिटाइजेशन, ये एनपीए वाला जो मैटर होता है, बैंक में एनपीए होता है, प्रॉपर्टी फंस जाती है, बैंक वाले क्या करते हैं, उसको बेच के रिकवर करते हैं, तो वो जो पूरा प्रोसीजर है वो सरफेसी एक्ट में आता है, तो प्रोसीडिंग रुक जाएंगे। इसमें भी है, अपने सिलेबस में भी आएगा। लास्ट बोला द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेजर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय और इन द पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। आप अगर लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है कंपनी को, कॉर्पोरेट डेटर को, और उनके पास लीज पे वो प्रॉपर्टी यूज करने का राइट है अग्रीमेंट के तौर पे, अगले 3 साल 5 साल ऐसा कुछ होगा, और अब वो सीआईआरपी में चला गया, वो कंपनी सीआईआरपी प्रोसेस में चली गई। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है जिस ओनर की या जिस लेजर की, वो प्रॉपर्टी अभी कंपनी से रिकवर नहीं कर सकता। मतलब मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपकी कंपनी को लीज पे दे रखी है और आपकी कंपनी चली गई सीआईआरपी में, अब जब तक ये सीआईआरपी चल रहा है तब तक मॉरिटोरियम लग गया। जब तक मॉरिटोरियम लग गया ना, तब तक मैं ओनर होके भी या लेजर होके भी अपनी प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। अब ये थोड़ा सा लेजर के अगेंस्ट नहीं हो गया? ऐसा ओनर लेजर प्रॉपर्टी देके फंस जाएगा। टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है, आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन नहीं रहा है कोई, और बाद में ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी प्रॉपर्टी बेच के कोई लिक्विडेटर पैसा वसूल कर लेगा, वो थोड़ी होने वाला है। बट अभी फिलहाल बोल रहे हैं मॉरिटोरियम का मतलब है कि कूलिंग ऑफ पीरियड, ब्रेक लगा रखा है, और ये कितने टाइम चलेगा? मैक्सिमम 330 डेज। सीआईआरपी 330 दिन में मैक्सिमम खत्म करना ही होता है, तो ऐसा कोई परमानेंटली आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन रहे, बट टाइम बीइंग के लिए टेम्पररी। अभी सब लोग एक साथ टूट पड़ोगे, कंफ्यूजन होगा। लेजर को बोला भाई तूने लीज पे दी है ना प्रॉपर्टी, तेरा लीज तो हम चल रहा है ना, तो अभी तो टेंशन मत ले, प्रॉपर्टी के ऊपर अभी कोई राइट, रिकवरी, पोजेशन क्लेम करने मत आना, प्रोसेस हो जाने दे, जो सॉल्यूशन निकलेगा उसके बाद देख लेंगे। और क्योंकि प्रॉपर्टी का लेजर वो है, ओनर वो है, तो उसकी प्रॉपर्टी कहीं कोई बेच नहीं रहा है, सिर्फ पोजेशन अभी कंट्रोल में रखा है वैसे, तो शॉर्ट टर्म इशू है, ठीक हो जाएगा। ऐसे पंगे हो जाते हैं कभी कभी, अपन जेन्यून होकर फंस जाते हैं, क्या मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी फंसा रखी, ऐसा भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद एक पॉइंट है ना, वो अच्छा है, एक्सप्लेनेशन है वो एक्चुअली। इसमें इन्होंने लाइसेंस, कोटा, ये सब चीजों की बात की है। बोल रहा है कि आपका आपका कोई लाइसेंस जो आपको अलॉट किया गया हो, कोई जैसे आरबीआई ने आपको बैंकिंग लाइसेंस दे रखा है, सेबी ने आपको जो इसके मर्चेंट बैंकर का लाइसेंस दे रखा है, या अदरवाइज कोई एजेंट का लाइसेंस दे रखा है, एनी काइंड ऑफ लाइसेंस विच वाज इशूड टू यू एज अ कॉर्पोरेट डेटर, आप वो लाइसेंस यूज करना कंटिन्यू रख सकते हो। आपका लाइसेंस हम बैन नहीं करेंगे, कंडीशन कि उस लाइसेंस की जो फीस होती है, रिन्यूअल फीस है, एनुअल फीस है, जो भी उससे रिलेटेड पेमेंट्स होते हैं, वो आपके ड्यूज डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। तो लाइसेंस आपको अलॉट किया है, लाइसेंस आप कंटिन्यू करो, उसका पूरा यूज करो लीगली, लेकिन वो लाइसेंस की फीस में अगर कुछ भी आउटस्टैंडिंग हुआ तो हम वो लाइसेंस भी आपका कैंसिल कर सकते हैं। तो जब तक सीआईआरपी चल रहा है, जब तक मॉरिटोरियम चल रहा है, किसी भी टाइप का लाइसेंस अगर कंपनी को दिया गया है तो वो छीनेंगे नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ मॉरिटोरियम या जस्ट बिकॉज ऑफ सीआईआरपी आपके लाइसेंस पे कोई हार्म नहीं होगा। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो लीगल अथॉरिटी के कोई पैसे देने बाकी होंगे, आरबीआई बोलती है भाई आपको बैंकिंग लाइसेंस दिया हुआ है लेकिन इसकी एनुअल फीस होती है, वो एनुअल फीस अगर आप भर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
तो चले वैसा। तो ये सिचुएशन लैंग्वेज के साथ टैली कराता हूँ, देख लो। जो सेकंड पॉइंट है ना, डायरेक्टली वो पढ़ो, एक्सप्लेनेशन 2 वाला छोड़ दो क्योंकि उसी को नीचे समझाया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a license, permit, registration, quota, concession, clearance, or a similar grant or right given by central government, state government, local authority, sectoral regulators, or any other authority constituted under any other law for the time being in force shall not be suspended और टर्मिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का जो ये फेज है उस वजह से आपके लाइसेंसेस कैंसिल नहीं होंगे, ये पहले मना कर दिया। सब्जेक्ट टू का मतलब ये कंडीशन है जो फुलफिल करनी है, दैट देयर इज नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ करंट ड्यूज अराइजिंग फॉर द यूज ऑफ और कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइसेंस परमिट एक्सेट्रा। मतलब इसका कोई पैसा आपका बाकी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड। तो आप सरकारी लाइसेंस यूज करके अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, और लाइसेंस की फीस आपने दे रखी है, तो आप बोलोगे लाइसेंस किस बेस पे कैंसिल किया, मेरे पैसों की तकलीफ मेरा पर्सनल मैटर है, मैंने सरकार का कोई पैसा तो बाकी रखा नहीं है, फीस तो मैं पे कर ही रहा हूँ, तो फिर लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जस्ट बिकॉज मैं इंस्टॉलमेंट हूँ। मतलब पैसों का प्रॉब्लम आया तो आपने सारे राइट्स छीन लिए, तो बिजनेस कैसे कंटिन्यू करूंगा, ट्रैक पे कैसे आएगा। बोला इसको इस तरीके से बैन करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन में लिख दिया सेक्शन में, तो बात खत्म हो गई। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ना, उसमें और क्लैरिटी दी। इसमें उन्होंने ऐसा बोला कि इस पॉइंट का बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इन अ सेंस कि लाइसेंसिंग की कुछ कंडीशंस भी तो होती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप याद करो कंपनी लॉ में सेक्शन 8, रिलेटेड नहीं है बट जस्ट रिलेट कराने के लिए एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सेक्शन 8 में आपको लाइसेंस मिलता है ना कि आप नॉन प्रॉफिट कंपनी चला सकते हो, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कुछ, या विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन चलता है, होती है ना, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगर आप वो कंडीशन ब्रीच कर दो तो लाइसेंस कंटिन्यू करने देंगे क्या? नहीं, तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है ना। फिर इंसॉल्वेंसी और मॉरिटोरियम से क्या लेना देना। वो लोग क्या बोलेंगे, अथॉरिटी क्या बोलेगी कि हमने आपका लाइसेंस आपकी इंसॉल्वेंसी की वजह से कैंसिल नहीं किया, आपके वायलेशन की वजह से कैंसिल किया, आप हमारे रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी इंसॉल्वेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने आपको कंडीशनल लाइसेंस दिया था, वो कंडीशन आपने ब्रीच की है, तो उस रीजन से हम लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। अब आपका वहां पे इंसॉल्वेंसी चल रहा है, मॉरिटोरियम चल रहा है, वी आर लीस्ट कंसर्न, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं वैसे। तब लास्ट पॉइंट की लैंग्वेज देखो, आप खुद ही पढ़ो, देखो बात समझ आ रही है? बोलो, पता चला? तो अब पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि भी जनरली लाइसेंस कैंसिल नहीं होता है, इंसॉल्वेंसी का उससे कोई लेना देना नहीं है, बस पैसे बाकी मत रखना, पेमेंट पूरा कर देना, और कोई कंडीशन ब्रीच की होगी तो लाइसेंस कैंसिल करने के लिए वो रीजन मोर देन इनफ है वैसा। आगे बढ़ते हैं, बीच में कुछ केसेस है वो तो भी स्किप करो, लास्ट में देखना ही। पेज 45 पे बीच में एक छोटा सा प्रोविजन है, ये सेम पॉइंट हो गया जो अपन अभी देख रहे थे, वो लेजर वाला। ऐसी प्रॉपर्टी जो कॉर्पोरेट डेटर ओन नहीं करता है वो सेक्शन 14 में कवर नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे नहीं है वो बोले सेक्शन 14 में कवर नहीं होगी, मतलब मोरेटोरियम उस पर लगेगा नहीं। बट अभी पीछे उल्टा बोल रहे थे, अभी तो बोल रहे थे कि मोरेटोरियम में लेजर भी फंस जाएगा, तो वो पॉइंट आगे कंटिन्यू किया, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आइडिया लगेगा। अनलेस द प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड और इन द पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो जो प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट डेटर के पोजीशन में है या उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, भले वो उसका मालिक नहीं है, लेकिन जब तक मोरेटोरियम रहेगा ना उस प्रॉपर्टी पे भी मोरेटोरियम एप्लीकेबल होगा। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था एग्जैक्टली वही पॉइंट है, वहां पे भी रिलेट हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा है, सेम स्टोरी, कोई फर्क नहीं। तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी का एग्जांपल आप यहाँ पे लिख के भी रख सकते हो, नीचे नोट कर लो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट कंटेंट बहुत दिख रहा है आपको, उतना पॉइंट नहीं है। अगली सिचुएशन में बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज। एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल सर्विसेज, मोरेटोरियम के टाइम पे एसेंशियल गुड्स का सप्लाई बंद कर देंगे तो गोइंग कंसर्न की तरह काम करने में और प्रॉब्लम आएगा। बोले सर एसेंशियल गुड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसे टेबल में देखो, एक रेगुलेशन नंबर 32, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स है, रेगुलेशन नंबर 32 है, उसमें डिफाइन किया कि व्हाट इज एसेंशियल सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। अब ये सब बंद कर दोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, काम कैसे करेंगे लोग, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बोला एसेंशियल सर्विसेज का सप्लाई कंटिन्यू रहेगा, कंडीशन के इनके बिल्स आउटस्टैंडिंग नहीं रहने चाहिए। वाटर सप्लाई मिल रहा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से,
फिर आप इंसॉल्वेंसी के नाम पे उनका पेमेंट बाकी रखते हो, तो फिर वो लोग पानी का सप्लाई काट सकते हैं। देखो पैसे नहीं दोगे तो कोई भी सप्लाई काट देगा, लेकिन आप पैसा दे रहे हो, बट जस्ट आपकी न्यूज आई है कि आपकी कंपनी इंश्योरेंसी प्रोसेस में है, उस बेसिस पे वो लोग सप्लाई बंद नहीं कर सकते। उनका बिल चुकता हो रहा है ना, पैसे मिल रहे हैं ना, लाइट बिल भर रहे हो ना, तो कनेक्शन कोई क्यों काटेगा? अब आप उधार लेके लाइट बिल भर रहे हो या आप कंगाल हो चुके हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या फर्क पड़ता है? जब तक उनका बिल ड्यू है, पेमेंट हो रहा है टाइम टू टाइम, कनेक्शन कंटिन्यू रहेगा। ये वैसी बात है। तो एसेंशियल सप्लाई में ये चार चीजें इन्होंने स्पेसिफाई की और बोला कि ये सब सप्लाईज रुकने नहीं चाहिए। बट हाँ, इसमें कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये है कि ये सप्लाई आप यूज करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो अलग चीज है, प्रोडक्शन के लिए नहीं चलेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है या पानी की सप्लाई की बात हो रही है, तो पानी का सप्लाई ना, जो फैक्ट्री या आपके कंपनी की जो प्रीमाइसेस है उसमें लोग पीने के लिए और वैसे यूज कर रहे हैं पर्सनल यूज, तो वो पानी का सप्लाई एसेंशियल सर्विसेज में आता है। लेकिन वो पानी या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, कुछ कमर्शियल काम कर रहे हो, तो फिर वो एसेंशियल सप्लाई का हिस्सा नहीं वैसा, फिर तो कमर्शियल यूज हो गया ना। एसेंशियल्स मतलब वो बेसिक, रोटी कपड़ा मकान पानी उस टाइप का, ठीक है, वैसा बेसिक हो गया। इसमें एग्जांपल नीचे लिखा है रेगुलेशन 32 वाले बॉक्स में ना, लास्ट पॉइंट पढ़ो, इलस्ट्रेशन करके दिया हुआ है, उसमें बात आपको लिखी हुई मिल जाएगी, तो पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। वाटर सप्लाई टू अ कॉर्पोरेट डेटर विल बी एसेंशियल सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन पर्पस एंड नॉट फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट में लिखा है एकदम पेज के एंड में, मिला? तो अगर आपको पानी का सप्लाई पीने के लिए और यूज करने के लिए मिल रहा है तो वो एसेंशियल सर्विस है। लेकिन आप वो पानी यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो कमर्शियल यूज हो गया ना, वो एसेंशियल में नहीं आता। मैं भी क्या लैंग्वेज रीड नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा क्विकली आपको कंप्लीट करा के देने के लिए, बट सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। और उसमें ये भी बोला है कि डिस्क्रिशन रहता है। ये जस्ट इसके ऊपर वाला पैराग्राफ देख लो, ये रेगुलेशन 32 के ऊपर जो पॉइंट है ना, द अमेंडमेंट हैज वेस्टेड डिस्क्रिशन, उसमें ऐसा बोला है कि आईआरपी या आरपी जो भी होगा ना, उसको एक डिस्क्रिशनरी पावर भी दिया गया है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा सप्लाई आपके लिए एसेंशियल है, कौन सा नहीं है। तो अगर उसको लगे कि ये तो एसेंशियल लग नहीं रहा है, तो वो डिनाई कर सकता है कि एसेंशियल सर्विस में नहीं है। तो ऐसा एक डिस्क्रिशनरी पावर भी दिया है, जो उसको ऑब्वियसली कंपनी की भलाई के लिए यूज करना चाहिए, वो तो इम्प्लाइड है। एक जो केस दे रखा है ना नेक्स्ट पेज पे, ये अपनी सूरत की कंपनी है, डीजीवीसीएल, तो आपको पता ही है, हर हफ्ते लाइट काट लेते हैं, है ना? डीजीवीसीएल कभी कभी लाइट चली जाती, पर एक बार सुबह 9:30 बजे लाइट गई तो 5 बजे तक वापस नहीं आएगी, है ना? तो वो थोड़ा है, कहीं कहीं कोई कोई एरियाज में पावर कट वीकली बेसिस पे होता है। टोरेंट वालों को ये सब चीजें कभी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली होगी। यहाँ लाइट जाते ही शौक लगता है, लाइट कैसे चली गई, 5-10 मिनट में आ भी जाती है, लेकिन डीजीवीसीएल वालों को पता है कि उसमें ऐसा कभी कभी हो सकता है। इसके सामने जो कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, ये अपना सूरत में ही है कंपनी, एबीजी शिपयार्ड शिपिंग बिजनेस है इनका, बहुत बड़ा फ्रॉड भी हुआ था और थोड़ा मीडिया में आया भी था। फिर वापस उसको थोड़ा बहुत सप्रेस कर दिया न्यूज को, क्योंकि फिर जो नाम इन्वॉल्व होते हैं ना, उनके नाम नहीं आने चाहिए मीडिया में, वैसा है। तो उस हिसाब से इसको थोड़ा कट डाउन कर दिया था। तो उनके मैटर में डीजीवीसीएल इलेक्ट्रिसिटी के बिल के पैसे मांगने गई थी और वो मैटर हुआ था, तो इस रेगुलेशन से रिलेट होगा, अपने डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो अभी पहले जाने देते हैं, चलेगा। एक्सेप्शंस टू मोरेटोरियम, दो पॉइंट है छोटे से, सबसेक्शन 3, कौन कौन से ट्रांजेक्शन में मोरेटोरियम नहीं लगेगा। तो पहला तो बोला, जनरल बोल दिया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रेगुलेटर से बात करके, अथॉरिटी से बात करके कोई भी ट्रांजेक्शन या अग्रीमेंट को नोटिफाई कर सकती है कि इस ट्रांजेक्शन या इस अग्रीमेंट पे मोरेटोरियम नहीं लगता। इसका सिंपल मतलब है कि उसमें लीगल एक्शन लेना हो तो लिया जा सकता है विदाउट वेटिंग फॉर द मोरेटोरियम पीरियड टू एंड। एनसीएलटी ने क्या बोला था, मोरेटोरियम का मतलब कोई एक्शन नहीं ले सकता कंपनी के खिलाफ, बट इन दो केसेस में जो भी कवर हो रहा है वो एक्शन ले सकता है, क्योंकि मोरेटोरियम कवर लगता ही नहीं ना इनके ऊपर, एक्सेप्शन में डाल दिया वैसा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी अथॉरिटी को, किसी अग्रीमेंट को इसके अंदर से अलग कर दे कि या इस अग्रीमेंट या इस अथॉरिटी पे ये मोरेटोरियम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो अग्रीमेंट के मैटर को लेके या वो अथॉरिटी कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है साइमल्टेनियसली, भले मोरेटोरियम लगा हुआ है। ओवर राइड कर दिया, ये वैसा हो गया। अपन ने पीछे पढ़ा, जब स्टार्टिंग में सबसेक्शन 1 शुरू किया, वापस जाके देखो 14 सबसेक्शन 1 क्या लिखा था उसमें, सब्जेक्ट टू, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, ये सबसेक्शन 3 है। बात समझ आ गई? तो ये ओवरराइड करेगा ना। अब ये है बैरेट की लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन, एकदम तुरंत चीजें टैली होती है कि 1 में लिखा था सब्जेक्ट टू 2 एंड 3, 3 बोल रहा है कि मैं 1 को ओवरराइड करूंगा, तो कर सकता है, वैसा है, उसका पावर है। उसमें जो बी क्लॉज है ना, बी क्लॉज में बोला अ श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेट डेटर। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ उसको, श्योरिटी क्या होता है, कॉर्पोरेट डेटर का गारंटर, कॉर्पोरेट डेटर ने जिन जिन लोगों से उधार लिया है ना, इस श्योरिटी ने उसकी जिम्मेदारी दी कि ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा।
पहली चीज तो ये, तो गारंटर तो बेचारा रिस्क पे है, तो हो सकता है कि इसको कॉर्पोरेट डेटर के जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा चुकाना पड़े, तभी तो उसको श्योरिटी बोला गया कि आज नुकसान हुआ तो भाई तुझे आगे आके पैसे देने पड़ेंगे। इसमें ऐसा बोला है कि ये जो श्योरिटी है, जो पर्सन है, ये भी तो कोई कंपनी या कोई गारंटर होगा ना, तो श्योरिटी को मैं गारंटर बोल देता हूँ। ये जो गारंटर है ना, इसके ऊपर मोरेटोरियम नहीं लगता, इसको आईबीसी से बाहर रखा हुआ है, गारंटर के ऊपर मोरेटोरियम लगेगा नहीं, और ये आईबीसी में कवर नहीं होता। तो ये अगर चाहे तो कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना हो तो मॉरिटोरियम के टाइम पे भी ले सकता है। ऐसा नॉर्मली क्या होता है, मैं इसका थोड़ा डिटेल में क्लियर करता हूँ तो और आपको समझ में आएगा। नॉर्मली कैसा होगा कि कॉर्पोरेट डेटर एक कंपनी है, उस कंपनी ने कहीं से गुड्स क्रेडिट पे लिए होंगे, उसने कहीं पे से कुछ लोन लिया होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, और उसको आगे एक गारंटर प्रेजेंट करना होगा जिससे वो क्रेडिटर सेटिस्फाई हो जाए कि कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट करेगा ना तो हम गारंटर से पैसा लेंगे। अब आपकी कंपनी है, आप कॉर्पोरेट डेटर हो, मैं आपका गारंटर हूँ, ये सिचुएशन है, और आपने मार्केट में से जहां से भी गुड्स उधार पे लेना था ले लिया। अब अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो वो क्रेडिटर पैसा किससे मांगेगा? मेरे से मांगेगा, मुझे चुकाना ही पड़ेगा। अब देखो, मैंने आपके बिहाफ पे पैसा चुका दिया, अब आगे क्या होगा? मैं आपसे पैसे मांगूंगा बाद में कि नहीं मांगूंगा? मैं बोलूंगा यार तेरे बिहाफ पे पैसे मुझे देने पड़े, पैसे कब देगा? यार देता हूँ, 2-4 दिन तो रुक जा। बोले ऐसे कैसे यार, मेरे को देने पड़े पैसे? गारंटी लेने का मतलब ठीक है फॉर्मेलिटी होती है, इसका मतलब ये थोड़ी डिफॉल्ट कर देना होता है। अब तुमने डिफॉल्ट किया तो मुझे देना पड़ेगा, और वो सामने वाला मेरे से पैसे मांग के गया, मेरी तो जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट है, देना पड़ा। अब बताओ पैसे कब दोगे? अब पता है हुआ क्या, मैं ही क्रेडिटर बन गया। अगर आपको बात समझ आई, रोल रिप्लेस हो गया। अब वो तो पैसा लेके चला गया, मैं गारंटर था अभी तक, अब उधार तो मुझे लेना है ना आपसे पैसे, तो अब मैं क्रेडिटर हो चुका हूँ, आप डेटर हो चुके हो, मतलब गारंटर ही अब क्रेडिटर बन गया, क्योंकि क्रेडिटर को तो मैंने पे करके फ्री कर दिया, वो पासिंग द पार्सल चल रहा है ना, इसकी टोपी उसके सर, अब वो मेरे सर पे आ गई, अब मैं क्रेडिटर हूँ, तो मैं एज ए क्रेडिटर आपसे क्लेम कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अंडर आईबीसी कोड वी आर नॉट गिविंग दैट टैग टू अ श्योरिटी। अब बात समझो, श्योरिटी को हम क्रेडिटर का टैग नहीं दे रहे आईबीसी में, भले रियल लाइफ में क्रेडिटर है वो, लेकिन आईबीसी कोड में हम उसको क्रेडिटर मानते नहीं। समझ आया? तो जो क्रेडिटर है ही नहीं उस पर आईबीसी कोड लगता नहीं, उस पर मोरेटोरियम लगता नहीं, तो वो डायरेक्टली चाहे तो डेटर पे केस फाइल कर सकता है। तो ये उसके फेवर में जा रहा है, उसके अगेंस्ट में नहीं जा रहा है। अब ऐसे समझो, श्योरिटी के फेवर में जा रहा है। देखो मैंने तो पैसे चुका दिए हैं, अब मैं फंसा पड़ा हूं, मेरे को मेरे पैसे लेने हैं। अब अगर आईबीसी वाले मुझे एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई तू तो क्रेडिटर है, तो बोलेंगे रुक जा मोरेटोरियम लगा है, अभी मोरेटोरियम तक कुछ मत करना, चल रहा है सीआईआरपी, मतलब और वेट करो। मैंने बोला नहीं नहीं, तू क्रेडिटर की कैटेगरी में कवर नहीं होता, तुझे इनका जो करना है कर, मतलब देख लूंगा इनको, आओ। समझ आ रहा? तो मैं मोरेटोरियम को मानता ही नहीं, क्योंकि आईबीसी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं मोरेटोरियम को एक्सेप्ट क्यों करूँ? तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तो श्योरिटी को यहाँ पे क्रेडिटर के टैग ना देना, इसका मतलब उसमें मोरेटोरियम लीगली अप्लाई नहीं होता, तो वो श्योरिटी कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ जो चाहे कर सकता है, उसको मोरेटोरियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेन बात है, समझ आई? इन्होंने क्या एक लाइन में एकदम शॉर्ट में लिख दिया कि श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू कॉर्पोरेट डेटर इज एक्सेप्शन टू अ मोरेटोरियम, बट बैक स्टोरी यहाँ पे नहीं लिखी है। ये बैक स्टोरी है, इसका आपको कंटेंट चाहिए ना तो मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा, जो पूरा कंटेंट है आप उसमें से लिख लेना। गूगल पे भी अवेलेबल है, मैंने भी वहीं से देखा है, कुछ नया नहीं। सर्च तो वहीं करना पड़ेगा और क्या। तो आईबीसी का पूरा एक्ट है उसी में से, तो मैं सेंड कर दूंगा, आप आराम से उसमें से लिख सकते हो, तो अभी ऐसा अर्जेंट नहीं। लास्ट में क्या है, मोरेटोरियम का ड्यूरेशन, लास्ट पॉइंट है। मोरेटोरियम कब तक चलेगा? जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक। सिंपल आंसर तो ये, ठीक है, वैसी बात है। हाँ, 330 दिन मैक्सिमम, ये आंसर है, इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है, कुछ नया नहीं है। बट इसको फ्लो चार्ट में थोड़ा सा इफ एंड देन करके टेक्निकली समझाने की ट्राई की है। शुरू कब होगा? जब सीआईआरपी एडमिट हो जाएगा और ट्रिब्यूनल कमेंस कर देगी, तो वहां से मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा। एंड कब होगा? तो उसके अलग अलग इंस्टेंसेस लिखे हैं। एक तो सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट होने तक तो मोरेटोरियम रहेगा ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि अगर सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट होने तक बात गई नहीं और बीच में ही मान लो लिक्विडेशन की बात आ गई, तो वो भी एक ऑप्शन है ना। सीआईआरपी में गए, सब कुछ हुआ, ट्रिब्यूनल ने बोला यार तुम लोग ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, वाइंडिंग अप के लिए जाओ, बंद करो ये सब बीच में से, तो अगर वाइंडिंग अप अनाउंस कर दिया, मोरेटोरियम एंड हो गया। अब तो लिक्विडेशन पे बात चलेगी, अब क्या मोरेटोरियम और क्या नहीं, अब तो असेट बेचनी है, लायबिलिटी पे करनी है, खत्म करो। तो वो भी एक ऑप्शन यहाँ पे फ्लो चार्ट में दे रखा है। तो मोरेटोरियम पीरियड खत्म कब होगा? या तो सीआईआरपी का पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट हो जाए और कंपनी रिवाइवल की तरफ एग्जीक्यूशन पे आ जाए, या फिर वाइंडिंग अप हो जाए, या वाइंडिंग अप अनाउंस हो जाए, तो उस पॉइंट पे मोरेटोरियम एंड हो सकता है। वो सारी पॉसिबिलिटी इसमें दे दी, और उसी को नीचे थियरी में भी लिखा है। चीज का मतलब वही कि मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो गया, मोरेटोरियम का जो ये स्टे लगा हुआ था, मोरेटोरियम इज स्टे ऑर्डर समझो आप।
इंजंक्शन लगा हुआ था कि अभी कोई केस मत करना, वो मॉरिटोरियम खत्म हो जाएगा। अब आपको जिसको जो करना है कर सकता है वैसा है। बट अगर बात लिक्विडेशन पे चली गई है तो आपके कुछ करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिक्विडेटर कर ही रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसेस शुरू हो गया, जो आप करना चाहते थे वो लिक्विडेटर कर लेगा। कहने का मतलब ये वैसा। तो टेक्निकली बोला कि प्रोसेस एंड कब होगा, मॉरिटोरियम कब खत्म होगा, ये चीज नीचे भी लिखी है थियरी में, आप वहां से उसको फिर से टैली कर सकते हो। लास्ट में है पनिशमेंट, आपको लर्न करनी होती है, उसमें मेरा कुछ काम नहीं है, सेक्शन 74 है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद जो बचा है वो थोड़ा फालतू सा थियरी है, मैं कल बताऊंगा मंडे जब भी, तो आपको पता चलेगा कितना फालतू है वो, अभी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, बस इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने केसेस पूरे इस टॉपिक में से डिस्कस करने हैं, तो वो खत्म करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे।